आज हम लोग कर रहे हैं 13 मार्क्स के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसमें सबसे पहला सवाल है आपका डिफाइन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ अ वैलिड ट्रांसफर, व्हाट प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर्ड, व्हाट आर द 10 एक्सेप्शंस ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें डिफाइन करेंगे हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक ऐसा एक्ट है, ठीक है, मतलब ऐसा कोई कृत्य है ऐसा समझ ले। तो एक एक्ट जिसके जरिए हम किसी लिविंग पर्सन को प्रॉपर्टी देते हैं, कन्वे करते हैं, ठीक है, चाहे वो अभी कन्वे करे, अभी दे, या फ्यूचर में कभी ट्रांसफर करना हो तो वो कर सकते हैं। और सामने वाला भी कौन होना चाहिए? लिविंग पर्सन होना चाहिए। जैसे हम किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? सेल करके ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को लीज पर देके ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी के साथ एक्सचेंज करके ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अभी क्या दूसरा सवाल है, एसेंशियल फॉर वैलिड ट्रांसफर। वैलिड ट्रांसफर करने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं? तो सबसे पहला है ट्रांसफर बिटवीन लिविंग पर्सन। दो जिंदा व्यक्ति के बीच ही ये ट्रांसफर होगा, ठीक है। कोई व्यक्ति मर चुका है तो उसके नाम से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा है प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफरेबल। जो भी प्रॉपर्टी होगा वो ट्रांसफरेबल होगा। ट्रांसफरेबल इन द सेंस कि आप इस एक्ट के अंदर कॉपीराइट ट्रांसफर नहीं कर सकते। इस एक्ट के अंदर आप कोई प्रॉपर्टी जो इमूवेबल नेचर में है आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। कुछ हद तक मूवेबल प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर होता है, लेकिन ऐसे प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर इस एक्ट में नहीं होगा उसका अगर आप ट्रांसफर करते हैं इस एक्ट से तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तीसरा है कॉम्पिटेंस ऑफ द ट्रांसफरर। जो भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। किसी दूसरे का प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। तो इसीलिए जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है वो उसका ओनरशिप रखना चाहिए, ठीक है, वो साउंड माइंड होना चाहिए। इसके बाद वो प्रॉपर्टी अपने विल से ट्रांसफर करना चाहिए, कोई कोवर्जन वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें कॉम्पिटेंसी में आता है। नेक्स्ट है प्रॉपर फॉर्मेलिटीज कंप्लायंस। जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं, जो भी विटनेस वगैरह लगते हैं ट्रांसफर करने के दरमियान, वो सारी चीजों को आपको कंप्लायंस करना चाहिए, ये जरूरी है इसके अंदर। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है व्हाट प्रॉपर्टी नॉट बी ट्रांसफर। इस एक्ट के तहत कौन से प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता? तो पहला है स्पेस सक्सेशन। स्पेस सक्सेशन का मतलब होता है कोई प्रॉपर्टी, जैसे मान के चलिए मेरे पापा जी के नाम पर है, मेरे पापा जी मरेंगे तो मेरे नाम पे आएगा, तो मैं अभी मेरे पापा जी के मरने से पहले उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्पेस सक्सेशन है। स्पेस सक्सेशन का मतलब फ्यूचर में मेरे पास आएगा, ठीक है, तो जब आएगा तब मैं बेच सकता हूं, अभी नहीं बेच सकता। तो अगर मैं अभी बेचता हूं तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो गलत ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस एक्ट के अंदर स्पेस सक्सेशन नहीं कर सकते, ईजमेंट को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, सैलरी ट्रांसफर नहीं कर सकते इस एक्ट के तहत, कोई पब्लिक ऑफिस ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, कोई मेंटेनेंस है किसी वाइफ का फ्यूचर का बाकी वो भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, पेंशन और स्टाइफंड है वो भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। किसी को केस करने का अधिकार है तो वो अपना केस करने का अधिकार किसी और को दे के नहीं दे सकता, तो सू करने का अधिकार ट्रांसफर नहीं होगा। और किसी प्रॉपर्टी में पर्सनल इंटरेस्ट है आपका तो वो भी आपका जो है ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब इसके अंदर 10 एक्सेप्शंस पूछे गए थे आपसे, यही 10 एक्सेप्शन इसमें कवर होते हैं, ठीक है। तो सातवां बता दिया, आठवां क्या है, कोई अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होगा तो भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर प्रॉपर जो ट्रांसफरी है जिसको मिलने वाला है वो लीगली डिस्क्वालिफाइड है, मतलब बालक है 18 साल से नीचे, तो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हम, ठीक है। इसके बाद जो है कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको जो मतलब इलीगली कब्जा कर लिया गया था तो उसको भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से। और लास्ट है अपोज नेचुरल जस्टिस और नेचर ऑफ द इंटरेस्ट, ठीक है, अगर इसके भी अपोज में है तो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो ये 10 एक्सेप्शन इसके अंदर कवर हो गए। दूसरा सवाल है आपका व्हाट इज लीज, व्हाट आर द राइट एंड लायबिलिटी ऑफ अ लेसर एंड लेसी। तो लीज क्या होता है? लीज एक ट्रांसफर पर किसी इंजॉयमेंट के राइट को हम किसी को स्पेसिफाइड पीरियड के लिए देते हैं तो कहलाता है लीज, ठीक है। एक ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ सर्टेन टाइम, ठीक है, इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्राइस।
ठीक है, हम कुछ पैसा लेते हैं, उसके बदले हम अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को इंजॉयमेंट का राइट किसी और को देते हैं, तो वो बोला जाता है लीज। ये किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए होता है। लेसर कौन होता है? जो प्रॉपर्टी का मालिक होता है। लेसी कौन होता है? जो रेंट देके उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको दोनों के राइट और लाइबिलिटी पूछ रहे हैं, लेसर के भी लेसी की भी। ठीक है, तो राइट क्या होगा लेसर का? जो मालिक है प्रॉपर्टी का, उसका राइट क्या है कि भाई उसको रेंट समय से मिले, उसके प्रॉपर्टी को सामने वाला नुकसान ना पहुंचाए। उसकी ड्यूटी क्या होगी? जब वो किसी को प्रॉपर्टी दे रहा है तो बता के दे कि भाई यहाँ से डिफेक्ट है, कोई प्रॉपर्टी में झूठ बोल के किसी को रेंट पर ना दे। ठीक है, पजेशन का पैसा अगर उसने ले लिया है तो उसको पजेशन दे दे कि भाई ये ले एंजॉय कर तू। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर ड्यूटी और राइट से आते हैं। तो जो लेसर का राइट है वो लेसी का ड्यूटी है, जो लेसी का ड्यूटी है वो लेसर का राइट है। मतलब एक मकान मालिक का और एक भाड़ोत्री का जो राइट और लाइबिलिटी है वही यहाँ पे एज इट इज आएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज एक्सचेंज? व्हाट आर द राइट एंड लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज टू एन एक्सचेंज? ठीक है, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब होता है किसी प्रॉपर्टी के बदले कोई प्रॉपर्टी लेना, एक्सचेंज करना। ठीक है, जैसे मान के चले मेरा मलाड में प्रॉपर्टी है और एक मेरे दोस्त का चर्च गेट में है। मैं उसने मुझे चर्च गेट का प्रॉपर्टी दे दिया, मैंने उसको मलाड का दे दिया, हम लोगों ने एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, यहाँ पे फुल्ली कंसिडरेशन नहीं दिया जाता, मतलब पूरा पैसा नहीं दिया जाता पूरा प्रॉपर्टी का। अगर पूरा पैसा दे देगा तो फिर वो सेल हो जाएगा, अगर फ्री में दे देगा तो वो गिफ्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए एक्सचेंज का मतलब है प्रॉपर्टी का एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे कुछ जो मॉनेटरी गेन है वो हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे प्रॉपर्टी का मलाड में 1 करोड़ कीमत है, चर्च गेट में जो प्रॉपर्टी है उसकी कीमत 80 लाख है। हम लोग अगर एक दूसरे को प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो 20 लाख मुझे देगा ताकि मेरे प्रॉपर्टी के बराबर उसका प्रॉपर्टी हो जाए। तो मिनिमल जो आपका ये है मतलब कंसिडरेशन अमाउंट वो हो सकता है प्रॉपर्टी को इक्वल करने के लिए, बाकी इसमें कंसिडरेशन का कोई गुंजाइश नहीं होता है। ठीक है, अब पूछ रहा है आपसे राइट और लाइबिलिटी क्या है पार्टी का एक्सचेंज के तहत। तो क्या है, मैं अगर प्रॉपर्टी किसी को दे रहा हूँ, उसका प्रॉपर्टी में ले रहा हूँ, तो मैं उसको ये बता दूंगा कि भाई मेरे प्रॉपर्टी में ये डिफेक्ट है, मेरे प्रॉपर्टी का अभी हालिया रेट ये है, मेरे प्रॉपर्टी का ओनरशिप मेरे पास है। ये मेरा ड्यूटी है सामने वाले को बताना, और सामने वाले का वो राइट हो जाएगा, उसको ये जानने का राइट हो जाएगा कि भाई तुम्हारा प्रॉपर्टी सही तो है, ओनरशिप तुम्हारे पास तो है, तुम किसी को लोन पे तो नहीं लिए हो, वगैरह वगैरह। फिर मेरा जो राइट होगा मैं उससे पूछूंगा कि भाई मैं तुम्हारा घर तो ले रहा हूँ एक्सचेंज करके, तुम्हारे घर में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, तुम्हारा ओनरशिप बराबर है या नहीं है, प्रॉपर्टी तुमने लीगली परचेज किया है या नहीं किया है। करेक्ट, तो ये सारी चीजें क्या है, राइट्स और लाइबिलिटी होता है एक्सचेंज में दोनों पार्टी के। व्हाट इज रूल अगेंस्ट परपिचुइटी? व्हाट आर दी प्रोविजंस रिगार्डिंग, एक सेकंड। नहीं 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 नहीं, मैं म्यूट कर दिया, तो सही किया, आवाज दिए। मैं म्यूट करके पीडीएफ पढ़ रहा हूँ, पता भी नहीं चला कि मैं म्यूट कर दिया। ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो हो गया, एक्सचेंज तक हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज रूल अगेंस्ट परपिचुइटी? व्हाट आर द प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रांसफर टू एन अनबॉर्न चाइल्ड अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? ठीक है, तो ये सिंपल है कि रूल अगेंस्ट परपिचुइटी क्या बोलता है कि कोई भी प्रॉपर्टी है तो आप उसको स्पेसिफाइड पीरियड तक ही मतलब अपने अंडर में रख सकते हैं। ठीक है, मतलब फ्यूचरिस्टिक होता है ना कि आप मतलब कोई भी ऐसा कोई टाइम फ्रेम ही नहीं बनाया है आपने। ठीक है, और प्रॉपर्टी को कब्जे में रखा है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी बोलता है कि रीजनेबल टाइम फ्रेम में ही आपको जो है प्रॉपर्टी को मतलब इधर उधर या तीसरे के हाथ में देना है। ठीक है, अपने हाथ में अपने उस प्रॉपर्टी को कब्जे में नहीं रख सकते। द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी enshrined in section 14 of TPA prohibit the creation of property interest that would not vest within a specified period. ठीक है, specifically it states no transfer of property can operate to create an interest which is to take effect after the lifetime of one or more person living at the date of such transfer and the minority of some person who shall be in existence of the expiration of that period and to whom
it if he attains the full age, the interest created is to belong. This rule ensures that property interest waste within a reasonable time frame, preventing indefinite restriction on property alienation. ठीक है, जैसे मैं कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं तो मैं कंडीशन में ये नहीं लिख सकता कि मेरे बेटे इसको किसी को बेच नहीं पाए, मेरे बेटे के बेटे इसको कोई बेच ना पाए, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, मैक्सिमम कोई भी प्रॉपर्टी जो अनयूज्ड है, ठीक है, उसको आप मैक्सिमम 1 लाइफ और 21 ईयर तक होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप उस प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे तो उसका मतलब लीगल पोजीशन आपके पास नहीं होगा। ठीक है, या उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो ये इसलिए होता है कि मान के चलिए कोई बहुत प्रॉपर्टी वाले लोग हैं, सारे प्रॉपर्टी अपने कब्जे में रखे हैं, अभी जो गरीब है जिसको प्रॉपर्टी चाहिए उसको कैसे मिलेगा? ठीक है, सरकार के पास जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो उसमें बहुत योगदान देता है ये प्रॉपर्टी का खरीद बिक्री। ठीक है, अगर आप प्रॉपर्टी को होल्ड करके रख लो, कोई खरीदे ना बेचे ना, तो सरकार को इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, कैसे रेवेन्यू क्रिएट होगा? ठीक है, तो ये जो परपिचुइटी का जो ये रूल अगेंस्ट परपिचुइटी है वो यही बोलता है कि आप इंडेफिनिट पीरियड तक किसी भी प्रॉपर्टी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कि ये बिकेगा नहीं या इसको कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट इसी में दूसरा सवाल है, एक जीवन 60 साल तक, 60 प्लस 21 ईयर। हाँ, ये आपको इसमें भी मिलेगा जब नेक्स्ट सेमेस्टर में जाओगे ना, तो आईपीआर है, आईपीआर में एक चीज आता है कॉपीराइट। ठीक है, कॉपीराइट में भी 1 लाइफ प्लस 21 ईयर मिलता है। ठीक है, कि आपको पेटेंट का जो है इतने दिनों, पेटेंट नहीं, कॉपीराइट, कॉपीराइट का जो एक्सपायरी पीरियड होता है 1 लाइफ प्लस 21 ईयर्स होता है। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू एन अनबॉर्न चाइल्ड। तो मैंने के पहले भी बताया था कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो ट्रांसफर होता है वो लिविंग पर्सन के साथ होता है। ठीक है, अब लिविंग पर्सन होने के लिए क्या होना चाहिए? व्यक्ति जिंदा होना चाहिए। अब जो बच्चा जन्म ही नहीं लिया है वो जिंदा कैसे रहेगा? करेक्ट, वो तो पेट में है, तो जब तक वो जन्म नहीं लेगा तब तक वो लिविंग में नहीं आएगा, और लिविंग कैटेगरी में नहीं आएगा तो ट्रांसफर हो नहीं सकता। ठीक है, तो ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सेक्शन 13 में इसके लिए प्रोविजन बनाया गया है। एक सेकंड, हाँ, कोई ज्वाइन किया है अभी। हाँ, तो सेक्शन 13 में क्या बोलता है इसके बारे में कि जो भी बच्चा पेट में है, ठीक है, जो जन्म नहीं लिया है, उसको अगर उसके बेनिफिट में अगर आपको ट्रांसफर करना है प्रॉपर्टी, तो आप कैसे कर सकते हैं? आप किसी थर्ड पर्सन को, जो आपके रिलेटिव हो, जो भी हो, आप उनके फेवर में राइट क्रिएट करिए। जैसे ही वो बच्चा जन्म लेगा, बड़ा होगा, आप कंडीशन डाल दीजिए कि इतने साल का होगा उस बच्चे को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, और उसमें कंडीशन आप लगा दो कि पूरा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जो है उस अनबॉर्न चाइल्ड को ही जाएगा जो जन्म लेने वाला है। ठीक है, और इस कंडीशन के साथ अगर आप किसी को प्रॉपर्टी दे के जाते हैं तो वो प्रॉपर्टी आपके बच्चे को मिल जाएगा जब वो जन्म होगा। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है, ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ, ठीक है, देन टू सी फॉर लाइफ, एंड देन टू सी, देन टू द unborn child of C. In this case, the unborn child of C would receive an absolute interest in the property after C's death. ये तो इसका बता रहा है परपेचुइटी का, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के साथ ही इसका भी बता रहा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अनबॉर्न चाइल्ड का। ठीक है, इसमें मैंने अभी बताया कि कोई भी प्रॉपर्टी जब किसी को ट्रांसफर करना होता है तो डायरेक्टली अनबॉर्न चाइल्ड को नहीं जाता है, आप किसी थर्ड पार्टी को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं विद कंडीशन। ठीक है, इसके बाद जो है वो प्रॉपर्टी जब वो बच्चा बड़ा होगा तो उसके फेवर में फिर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कुछ की एस्पेक्ट। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी क्या बोलता है? प्रिवेंट इंडेफिनिट पीरियड इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें आप इंडेफिनिट पीरियड के लिए कोई भी प्रॉपर्टी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में, ट्रांसफर टू अनबॉर्न चाइल्ड में क्या है? अलाउज प्रॉपर्टी ट्रांसफर फॉर अनबॉर्न बेनिफिशियरी। कंडीशन क्या है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का? इंटरेस्ट मस्ट वेस्ट विद इन दी स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, एक स्पेसिफाइड पीरियड तक ही आप उस प्रॉपर्टी में आपका इंटरेस्ट वेस्टेड है। ठीक है, अगर जैसे मैंने भी बताया 1 लाइफ 21 ईयर, उसी समय तक आपका इंटरेस्ट उसमें है।
अगर आप उसको खरीद बिक्री या एलिनेट नहीं करते हैं, किसी को ट्रांसफर नहीं करते, तो फिर वो वॉइड हो जाएगा। इसमें दिया है रिक्वायर प्रायर इंटरेस्ट एंड एब्सोल्यूट इंटरेस्ट फॉर अनबॉर्न चाइल्ड। ठीक है, जिस भी बच्चे के लिए कोई भी प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर करना है तो उसमें एब्सोल्यूट इंटरेस्ट किसके लिए रहेगा? अनबॉर्न चाइल्ड के लिए रहेगा, वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी है ये सब पे लागू होता है। ठीक है, और ट्रांसफर टू अनबॉर्न चाइल्ड जो है उसमें सिर्फ अनबॉर्न चाइल्ड के लिए ही प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। नेक्स्ट है व्हाट इज मॉर्गेज। ठीक है, और स्टेट डिफरेंट टाइप ऑफ मॉर्गेज एंड एक्सप्लेन एनी टू इन डिटेल। तो ये बोल रहा है कि मॉर्गेज क्या होता है, मॉर्गेज कितने टाइप का होता है, और उसमें कोई 2 टाइप के मॉर्गेज आप बताएं। ठीक है, तो देखिए मॉर्गेज का मतलब क्या होता है, सिंपल से लैंग्वेज में बताऊं तो मुझे पैसे की जरूरत है। ठीक है, मैं गया किसी बैंक के पास, बैंक ने बोला कि भाई मैं तुमको 5 लाख रुपए तो दे दूं। ठीक है, लेकिन मैं कैसे भरोसा करूं कि तुम मेरे 5 लाख रुपए वापस दे दोगे? तो मैं उसको अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स दे देता हूँ। ठीक है, कि भाई देखो मैं तुमको प्रॉपर्टी के पेपर दे दिए, मैं पैसे नहीं दूंगा तो तुम प्रॉपर्टी बेच के पैसा निकाल लेना। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मॉर्गेज। ठीक है, तो मॉर्गेज एक तरीके का लोन होता है जो किसी प्रॉपर्टी के बदले या लैंड के बदले आप अरेंज करते हो, लेते हो। ठीक है, a mortgage is a type of loan specifically used to purchase real estate such as home or land. In this arrangement, the property itself serves as collateral for the loan. The borrower agrees to repay the loan amount, typically in monthly installments that cover both principal and interest over a set of period, often 15 to 13 years. If the borrower fails to meet the repayment terms, the lender has right to foreclose on the property. ठीक है, अगर बोरोवर जिसने भी लोन लिया था अगर वो पैसा समय पे नहीं भर पाता है तो उसका जो भी प्रॉपर्टी है उसको फोरक्लोज करके बेच बाच के वो पैसा अपना क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है मॉर्गेज। कितने टाइप का होता है मॉर्गेज? तो मॉर्गेज होता है 5 टाइप का। वो मेन तो 2 ही 3 टाइप का होता है, लेकिन इसमें दिया है तो अपन पांचों पढ़ लेते हैं। 5 टाइप का होता है। एक होता है फिक्स्ड रेट मॉर्गेज। ठीक है, offer a constant interest rate and monthly payment that never change over the life of the loan. This predictability makes budgeting easier for homeowner. ठीक है, फिक्स रेट क्या है कि भाई आपको इसमें जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो फिक्स रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ जाए पीछे कम हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, फिक्स पीरियड के लिए रहेगा। दूसरा है एडजस्टेबल रेट। ठीक है, एडजस्टेबल रेट का मतलब क्या है कि जो आपका मतलब मंथली रहेगा। ठीक है, किसी महीने नहीं भर पाए दूसरे महीने भर लो, तीसरे महीने भर लो। ठीक है, तो जहां पे एडजस्ट हो सकता है वो एडजस्टेबल होगा। तीसरा है बैलून मॉर्गेज, रिक्वायर स्मॉल मंथली पेमेंट फॉर अ सेट पीरियड फॉलोड बाय अ लार्ज लंप सम पेमेंट, द बैलून पेमेंट। ठीक है, टू पे ऑफ द रिमेनिंग बैलेंस। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि आप कम कम समय में भी पैसे भर सकते हो। जैसे मान के चले मैंने 10 लाख का लोन लिया, मुझे 10-10 दिन पे भरना है। ठीक है, तो आप कम समय पे भी अपने लोन को भर सकते हो। तो ये होता है बैलून मॉर्गेज। ठीक है, फोर्थ है रिवर्स मॉर्गेज, अवेलेबल टू होम ओनर्स एज 62 और ओल्डर। ठीक है, जो 60 या 62 साल से ऊपर के होम ओनर्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर ये रिवर्स मॉर्गेज अलाउ होता है। This loan allows them to convert part of their home equity into cash without selling the home. Repayment is until repayment is deferred until the homeowner sells the property, moves out and passes out. ठीक है, तो उसको बोलते हैं मॉर्गेज, रिवर्स मॉर्गेज। पांचवा है शेयर्ड अप्रिसिएशन मॉर्गेज। इसमें क्या होता है? इन्वॉल्व्स द लेंडर ऑफरिंग अ लोअर इंटरेस्ट रेट इन एक्सचेंज फॉर अ शेयर ऑफ द फ्यूचर अप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉपर्टीज वैल्यू व्हेन इट इज सोल्ड। ठीक है, तो ये होता है आपका शेयर्ड एप्रिसिएशन मॉर्गेज। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, 2-3 याद रखना, फिक्स वाला याद रखना, एडजस्टेबल याद रखना और बैलून याद रखना। ठीक है, फिक्स का मतलब वो कभी चेंज नहीं होगा, जो फिक्स है वो आपको मंथली आपको पेमेंट करना है। एडजस्टेबल का मतलब क्या है? एडजस्ट हो सकता है, किसी महीने नहीं भर पाए दूसरे महीने में भर दो। ठीक है, ये तीसरा बैलून का क्या है? स्मॉल अमाउंट, मतलब स्मॉल मंथली, जैसे महीने का होता है ना भरने का, आप सप्ताह में भर लो, 10 दिन में भरो, 15 दिन में भरो, आपके ऊपर है। ठीक है,
तो उसको बोला जाता है बैलून मॉर्गेज। अब यहाँ पे दो को बोल रहा है अच्छे से एक्सप्लेन करने, तो दो क्या है, एक है फिक्स्ड पीरियड वाला, ठीक है। तो फिक्स्ड रेट में क्या है, ए फिक्स्ड रेट मॉर्गेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ consistent interest rate and monthly payment that remain unchanged, ठीक है, वो चेंज नहीं होता, फिक्स हो जाता है कि भाई आपको इतना और इस महीने में भरना ही भरना होता है। नेक्स्ट है इसका एडजस्टेबल, एंड एडजस्टेबल रेट मॉर्गेज हैज इंटरेस्ट रेट दैट एडजस्ट पीरियोडिकली, ठीक है, बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन, टाइपिकली आफ्टर इनिशियल फिक्स्ड पीरियड रेट। फॉर एग्जांपल 5 ARM हैज अ फिक्स्ड रेट फॉर द 5 ईयर आफ्टर विच इट एडजस्ट एवरी 6 मंथ। ओके, तो ये है, तो ये फिर मतलब जहां पे एडजस्ट किया जा सकता है वो एडजस्टेबल रेट मॉर्गेज होता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड गिफ्ट। वैलिड गिफ्ट के लिए एसेंशियल क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गिफ्ट, व्हेन कैन गिफ्ट रिवोक, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल में है, वो बोल रहा है कि गिफ्ट के लिए एसेंशियल क्या है। तो एसेंशियल है सेक्शन 122 में बताया गया, क्या है, वॉलंटरी ट्रांसफर। वॉलंटरी ट्रांसफर का मतलब अपनी स्वेच्छा से मुझे कोई प्रॉपर्टी किसी को देनी है, ठीक है, तो मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने धमकाया या कोई बाय फ्रॉड मेरे से कोई प्रॉपर्टी ले ली या बाय कोवर्जन लिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरा कंसेंट एकदम फ्री था, मैं अपने विल के हिसाब से किसी को दे रहा हूँ, तो वो होता है वॉलंटरी ट्रांसफर, ठीक है। दूसरा है आपका, किधर गया यार, हाँ, दूसरा है ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन। अगर आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ आप कंसिडरेशन नहीं लोगे, फ्री में दोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको प्रॉपर्टी दिया और उसके बदले आपने मुझे कहीं का कोई घर दे दिया, तो वो गिफ्ट नहीं होगा ना। ट्रांसफर ऐसा होना चाहिए जिसमें आप सामने वाले से कुछ नहीं ले रहे हो, आप ही सामने से कुछ दे रहे हो, तो ही वो गिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये है, तो वैलिड गिफ्ट के लिए ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन मैंडेटरी है। तीसरा है ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। कोई प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं है या आने वाला है, तो मैं उसको गिफ्ट नहीं कर सकता, ठीक है। जब तक कोई भी प्रॉपर्टी मेरे हाथ में नहीं है तब तक मैं उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी जो है उसी को ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। कोई फ्यूचर प्रॉपर्टी में मेरे बेटे का शादी होगा तो मेरे बेटे के शादी में एक कार मिलेगा तो मैं आपको वो कार दे दूंगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। मेरी बेटी के बेटे की शादी कब होगी, कार कब मिलेगा, ये नहीं चलेगा, ठीक है। आपके पास कोई कार है तो अभी गिफ्ट कर दो, नहीं तो खत्म करो, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट है आपका इंटेंशन टू ट्रांसफर ओनरशिप। जो भी प्रॉपर्टी किसी को कोई दान में दे रहा है तो उसका इंटेंशन ये होना चाहिए कि मैं उसको ओनरशिप ट्रांसफर करने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी दे दिए, भाई तू यूज कर, बाद में जब मन होगा तो दे देना, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप किसी को दे रहे हो तो पूरा ओनरशिप के साथ उसको दो, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। फिर है एक्सेप्टेंस बाय द डनी, जो लेगा वो भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे चाहिए नहीं और आप जबरदस्ती दे रहे हो, तो ये नहीं चलेगा ना, ये भी है। इसके बाद है कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टी। पार्टी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, लेने वाला भी देने वाला भी। कैसे, साउंड माइंड होना चाहिए, लीगल एज फुलफिल होना चाहिए, ठीक है, वो किसी भी तरीके का पागलपन नहीं होना चाहिए दोनों में। तो ये सारी चीजें हैं। और लास्ट है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। अगर आप गिफ्ट दे रहे हैं तो गिफ्ट डीड बनाइए, 2 विटनेस के सिग्नेचर दीजिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए। ये सारी चीजें अगर आप कराते हैं तो गिफ्ट क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है। और गिफ्ट कितने टाइप का होता है, तो पहला गिफ्ट है अनकंडीशनल। अनकंडीशनल का मतलब क्या होता है कि भाई विदाउट कोई कंडीशन, ठीक है। दीज आर स्ट्रेट फॉरवर्ड गिफ्ट मेड विदाउट एनी कंडीशन अटैच, ठीक है, ये होता है। दूसरा है कंडीशनल। दीज गिफ्ट आर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, इफ द स्पेसिफाइड कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड द गिफ्ट मे बी रिवोक्ड, ठीक है। मैंने मेरे बेटे को प्रॉपर्टी गिफ्ट की, मैंने बोला बेटा तू ना एग्जाम में 90% लाएगा ना तो ये गिफ्ट मैं तेरे नाम कर दूंगा, ठीक है। अगर तू नहीं लाया तो मैं गिफ्ट वापस ले लूंगा। तो ये क्या हो गया, ये कंडीशनल गिफ्ट हो गया। अगर वो 90% लाएगा तो उसको मिल जाएगा, नहीं तो वो रिवोक कर सकता है गिफ्ट को, ठीक है। तीसरा है वनरस गिफ्ट। वनरस गिफ्ट का मतलब क्या होता है कि मैंने अगर कोई प्रॉपर्टी आपको दी है गिफ्ट में, ठीक है, अगर उसके साथ कोई ऑब्लिगेशन है तो भी आपको वो भी लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल फॉर, मैंने आपको 1 करोड़ का कोई घर दिया, ठीक है,
वो घर दे दिया गिफ्ट में। अब उस घर का एक लोन बाकी है जिसमें आपको 2 लाख रुपए भरने हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको घर गिफ्ट कर रहा हूं तो घर के साथ वो ऑब्लिगेशन भी आपको लेने पड़ेंगे जो 2 लाख का इंस्टॉलमेंट बाकी है। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मुझे घर दे दो और लोन आप अपना चुका देना, ऐसा नहीं, ठीक है। तो वनरस गिफ्ट बोलता है कि अगर गिफ्ट मिल रहा है तो विद कंडीशन मिलेगा, कंडीशन एक्सेप्ट है तो घर लो, गिफ्ट लो, नहीं तो कैंसिल कर, ठीक है। और चौथा है वॉइड गिफ्ट। वॉइड गिफ्ट का मतलब क्या होता है? वॉइड का मतलब क्या होता है? जो वैलिड नहीं है। तो जो वैलिड नहीं है वो वॉइड हो गया। अब कोई प्रॉपर्टी है जो किसी और का है, मैंने किसी को ट्रांसफर कर दिया, ये क्या हो गया? वॉइड गिफ्ट हो गया। जो मेरा प्रॉपर्टी था ही नहीं, मैं कैसे किसी को दे सकता हूँ? तो और अगर कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जो इस एक्ट में ट्रांसफरेबल है ही नहीं, मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया, तो वो क्या हो गया? वॉइड गिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मेरा कोई कॉपीराइट है किसी बुक पे, ठीक है, मैं अपने भतीजे को वो गिफ्ट कर रहा हूँ, तो हो सकता है? वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कॉपीराइट को जो ट्रांसफर करना है वो कॉपीराइट एक्ट के तहत होगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके बाद है रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट को कब कब वापस लिया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है? तो पहला है म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत। अगर मैं आपको कोई गिफ्ट दे रहा हूं और उसमें मैंने एग्रीमेंट में कंडीशन डाल दिए कि आप ये करोगे, इसको मत देना, इसको मत करना, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा कंडीशन है, अगर आप वो फुलफिल नहीं करते हो तो मैं उसको रिवोक कर सकता हूं। एग्जाम्पल फॉर, मैंने गिफ्ट में दिया आपको कोई प्रॉपर्टी, एग्रीमेंट गिफ्ट का गिफ्ट एग्रीमेंट बन गया, ठीक है। मैंने उसमें कंडीशन लगा दिए कि भाई कोई भी मैं जो प्रॉपर्टी दे रहा हूँ इसको तुम कभी भाड़े पे मत चढ़ाना, ठीक है। और वो भाड़े पे चढ़ा दिया। अभी मैं क्या कर सकता हूँ? क्योंकि हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट पहले ही हो गया था गिफ्ट को लेके, तो मैं उसको रिवोक कर सकता हूँ, मैं उससे वापस ले सकता हूँ। दूसरा है लीगल डिसेबिलिटी ऑफ द डनी, ठीक है। इफ द डनी वाज लीगली इनकेपेबल ऑफ द एक्सेप्टिंग द गिफ्ट एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, द गिफ्ट कैन बी रिवोक्ड, ठीक है। जिसको मैं गिफ्ट देने वाला था, ठीक है, जिस दिन देने वाला था उस दिन वो पागल हो गया, अब लेने योग्य नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा? गिफ्ट रिवोक हो जाएगा। फेलियर टू कंडीशन, किसी कंडीशन के साथ मैंने दिया था, वो कंडीशन फेल हो गया, वो नहीं कर पाया, गिफ्ट रिवोक हो जाएगा। फेलियर ऑफ कंसिडरेशन, if the gift was made based on consideration that has wholly failed, the gift can be revoked, ठीक है। मैंने बोला था मेरे बेटे को, ठीक है, कि भाई मैं तुमको ये प्रॉपर्टी दे दूंगा, लेकिन मेरे लिए बेटा उस दिन कुछ ऐसा कुछ लेके आने बोला था मैंने, ठीक है, तो मैं दे दूंगा। वो फेल हो गया, नहीं लेके आया। क्यों? क्योंकि मेरे मेरे लिए इस गिफ्ट के लिए कंसिडरेशन वही था और उसने फुलफिल नहीं किया, तो क्या हो गया? गिफ्ट कैंसिल हो जाएगा, रिवोक कर दिया जाएगा। सेसेशन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन, इफ द गिफ्ट वाज मेड ड्यू टू अ लीगल ऑब्लिगेशन दैट हैज सीज्ड टू ऑपरेट, द गिफ्ट मे बी रिवोक्ड। व्हाट इज एन ईजमेंट? एक्सप्लेन एसेंशियल ऑफ एन ईजमेंट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईजमेंट, ठीक है। ईजमेंट क्या होता है? ईजमेंट एक लीगल राइट होता है जो किसी बंदे को किसी और के प्रॉपर्टी पर, ठीक है, आपको चलने आने जाने का अधिकार देता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था या पिछले लेक्चर में भी बताया था कि कोई भी प्रॉपर्टी जब एजमेंट एक्ट में हम बात करेंगे तो 2 टाइप का होता है। एक होता है डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंट जो किसी के प्रॉपर्टी का यूज करेगा, ठीक है, और दूसरा होता है जो उस लैंड को दिया हुआ होगा यूज करने के लिए, उसको बोलते हैं सर्विएंट, ठीक है। तो एक होता है सर्विएंट, एक होता है डोमिनेंट। तो कोई भी बंदा जो डोमिनेंट है, जो किसी दूसरे के प्रॉपर्टी का यूज कर रहा है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है ईजमेंट। ईजमेंट एसेंशियल, ईजमेंट के लिए एसेंशियल क्या है? ये देखिए नीचे, फॉर द राइट टू क्वालिफाई एन ईजमेंट अंडर ईजमेंट एक्ट इट मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? एग्जिस्टेंस ऑफ 2 डिस्टिंक्ट टेनेमेंट, ठीक है, 2 बंदा होना चाहिए जिसकी प्रॉपर्टी होगी, एक होता है डोमिनेंट, एक होगा सर्विएंट। कोई जमीन अपना देगा किसी और को चलने के लिए तभी तो इजमेंट्री राइट क्रिएट होगा ना, ठीक है। तो सबसे पहला 2 डिस्टिंक्ट टेनेमेंट होना चाहिए। अगर टेनेमेंट दोनों एक ही है तो वहां पे इजमेंट होगा क्या? जो एक प्रॉपर्टी मिस्टर ए का है, ठीक है, जिसपे मिस्टर बी चलता है। अब मान के चलिए यहाँ पे मिस्टर ए है, बी है, तभी तो इजमेंट मिला ना। अगर मिस्टर ए ही बी का भी प्रॉपर्टी खरीद ले तो यहाँ पे इजमेंट्री राइट होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पे डिफरेंट टीनेमेंट होने की जरूरत है, ठीक है, होने की।
दूसरा क्या है, राइट मस्ट अकोमोडेट टू डोमिनेंट टेनेमेंट, द ईजमेंट शुड बेनिफिट द डोमिनेंट टेनेमेंट नॉट जस्ट इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब जो भी डोमिनेंट होगा, जिसको भी उस रास्ते की जरूरत होगी, चलने की जरूरत होगी, उसको वो जो है राइट मिलना चाहिए, तो ही वो ईजमेंट होगा। ठीक है, ओनरशिप और ऑक्यूपेशन बाय डिफरेंट पर्सन, जो भी प्रॉपर्टी होगा जिसका यूज किया जा रहा है वो किसी डिफरेंट पर्सन का होना चाहिए। अगर उसी का हो जाएगा तो फिर ईजमेंट खत्म हो जाएगा ना, तो डिफरेंट पर्सन का होना जरूरी है। राइट मस्ट बी कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ ग्रांट, द राइट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग ग्रांटेड। ठीक है, जो भी आपको ईजमेंटरी राइट मिला है वो देने योग्य होना चाहिए। अब किसी के घर के बीच से आप बोलोगे रास्ता देने के लिए तो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एक होना चाहिए ना कैपेबल, कि भाई ये रास्ता आपको मैं अपने घर के साइड से दे रहा हूँ, आप जाओ उधर से। नेक्स्ट है, राइट मस्ट बी नोन एंड यूजुअल काइंड, द ईजमेंट शुड बी नोन एंड यूजुअल काइंड, नॉट नोबल और फैंसीफुल। ठीक है, ये भी है। इसके बाद नॉट एक्सक्लूसिव पोजेशन, एन ईजमेंट डज नॉट ग्रांट एक्सक्लूसिव पोजेशन ऑफ द सर्वियंट टेनेमेंट। ठीक है, आपको जो सर्वियंट ओनर अपना लैंड दे रहा है चलने के लिए, वो सिर्फ आपको मतलब क्या बोलते हैं, एक सेवा दे रहा है, एक्सक्लूसिव पोजेशन नहीं दिया है कि वो आपके नाम पर हो गया, ओनरशिप आपका हो गया, नहीं, आपको सिर्फ आने जाने का रास्ता दिया है, उसमें खुश रहो। ठीक है, राइट इज अटैच टू द लैंड, जो राइट होता है इजमेंट का वो लैंड से अटैच्ड होता है। ठीक है, जब वो ओनर बदलेगा तो जो भी नया बंदा आएगा उसको वो राइट वापिस से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ इजमेंट। इजमेंट कितने टाइप का होता है, तो एक होता है कंटिन्यूअस इजमेंट, ठीक है, दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस इजमेंट, तीसरा होता है अपेरेंट इजमेंट, चौथा होता है नॉन अपेरेंट इजमेंट। बस 4 ही टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या है, कंटिन्यूअस में एन इजमेंट हुज एंजॉयमेंट इज कंटिन्यूअल विदाउट द एक्ट ऑफ मैन। ठीक है, जो इजमेंट राइट आपको कंटिन्यू दिया गया है वो हो गया कंटिन्यूअस। ए राइट टू रिसीव लाइट थ्रू विंडोज विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, ये एग्जांपल है, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस इजमेंट है। आपको 24 आवर चाहिए ना, अरे बाहर का लाइट है, ठीक है, या सूर्य की रोशनी है, या हवा है, आपको हमेशा चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि आप चल रहे हो, तो जैसे मान के चलिए मुझे कहीं जाना है और किसी के प्रॉपर्टी से जाना है, तो 24 घंटा तो मैं आऊंगा जाऊंगा नहीं, मैं कभी एक बार मार्केट जाऊंगा तो जाऊंगा, या कभी मुझे कोई काम रहा तो जाऊंगा, तो वो क्या हो गया, वो हो गया डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि मैं कंटिन्यूली नहीं जाता हूँ। ठीक है, तो कंटिन्यूअस इजमेंट का मतलब होता है जैसे हमें हवा चाहिए तो हमें हमें हमेशा चाहिए, ऐसा नहीं है कि मुझे 15 मिनट के लिए खिड़की खोलने दो फिर बंद कर देना, ऐसा तो नहीं है। तो लाइट चाहिए या हवा चाहिए, वो कंटिन्यूअस इजमेंट है आपका, उसको कोई रोक नहीं सकता। डिसकंटिन्यूअस इजमेंट क्या है, जो कभी कभी आपको लगता है 24 आवर्स आपको नहीं चाहिए, जैसे राइट टू वे, चलने का जो है किसी के लैंड पर, आप हमेशा तो नहीं चलते ना, जब जरूरत होता है, जब काम लगता है तब जाते हैं, तो वो होता है डिसकंटिन्यूअस इजमेंट। तीसरा है अपेरेंट इजमेंट, एन इजमेंट हुज एग्जिस्टेंस इज शोन बाय सम पर्सन, सम परमानेंट साइन विजिबल टू अ कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉन केयरफुल इंस्पेक्शन। ठीक है, ए राइट टू लीड वाटर अक्रॉस अनदर्स लैंड थ्रू अ विजिबल एक्विडक्ट। ठीक है, जो पानी का पाइपलाइन किसी और के प्रॉपर्टी से लेके जाते हैं, वो आपका प्रॉपर्टी तो होता नहीं है बराबर, लेकिन वो क्या होता है, विजिबल होता है कि वो लेके जा रहा है पानी, तो ये अपेरेंट इजमेंट कहलाता है। लास्ट है नॉन अपेरेंट इजमेंट, ए राइट टू प्रिवेंट अनदर फ्रॉम बिल्डिंग ऑन देयर ओन लैंड इन अ वे दैट वुड ऑब्स्ट्रक्ट लाइट टू दी अदर डोमिनेंट टेनेमेंट। ठीक है, तो ये होता है नॉन अपेरेंट इजमेंट। अगर आपने कोई किसी बंदे ने कोई घर बनाया, ठीक है, और आपने उसके घर से थोड़ा ऊपर घर बना लिया, अब उसके घर में न लाइट आ रहा है, ठीक है, और न एयर आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन अपेरेंट इजमेंट। इसका एग्जाम्पल मस्त दिया हुआ है, ए राइट टू प्रिवेंट अनदर फ्रॉम building on their own land in a way that would obstruct light to a dominant tenement। ठीक है, मैं अगर कोई घर बना रहा हूं और मैं आपके घर से ऊपर बना रहा हूं, ठीक है, जिससे आपके घर में लाइट वगैरह नहीं आएगा, तो यहाँ पे नॉन अपेरेंट इजमेंट कहलाएगा वो। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल कल अच्छे से बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
इसमें लास्ट सवाल, लास्ट नहीं लेते हैं, 10:42 हो गया है। ये एक मैडम का सवाल है कुछ, वो ले लेता हूं मैं, ठीक है। इसमें समझ में आया किसी को? ईजमेंट क्या होता है, ईजमेंट के लिए एसेंशियल क्या है, और 4 टाइप का होता है। एक होता है क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस, जो आपको हमेशा चाहिए। एक होता है डिसकंटिन्यूअस, जो आपको कभी कभी चाहिए, ठीक है। एक होता है अपरेंट और दूसरा होता है नॉन अपरेंट। दूसरा सवाल है हमारा, व्हाट इज ईजमेंट, डिफरेंस बिटवीन ईजमेंट एंड लाइसेंस। तो ईजमेंट क्या है? ईजमेंट एक लीगल राइट है जो किसी ओनर या ऑक्यूपायर को दूसरे के जमीन पर, ठीक है, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए इंजॉयमेंट का बेनिफिट देता है। ये सिंपल लैंग्वेज में आप ईजमेंट इसको समझ सकते हो, ठीक है। अभी ये जो ईजमेंट है, ईजमेंट और लाइसेंस में क्या फर्क होता है, ये आपको समझना है। तो सबसे पहला है, ईजमेंट जो होता है वो राइट इन रेम होता है, ठीक है। मतलब वो अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड आपको मिलता है। उसमें कोई ऐसा नहीं कि जैसे आप कहीं पे आ जा रहे हो, ठीक है, तो कोई बंदा आपको रोक देगा, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। वो अगेंस्ट आपके पूरे वर्ल्ड मिलता है। लाइसेंस जो होता है वो पर्सनल राइट होता है। आपको अगर मतलब मान के चलिए मैंने आपको दिए हैं लाइसेंस पर, ठीक है, तो मैं आपको रोक सकता हूँ क्योंकि मैंने आपको लाइसेंस दिए हैं। लेकिन ईजमेंट में आपको कोई रोक नहीं सकता, वो अगेंस्ट होल वर्ल्ड हो जाता है, ठीक है। पहली बात ये नेचर के आधार पर। दूसरा है ट्रांसफरेबिलिटी के आधार पर। तो ईजमेंट जो होता है वो ट्रांसफरेबल विद लैंड होता है। जैसे ही मैंने मान के चलिए कोई बंदा उस पे ईजमेंटरी राइट का एक्सरसाइज कर रहा था, अब उस बंदे से किसी और ने ले लिया, तो उसको भी वो लैंड के साथ ही ईजमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो ईजमेंटरी राइट होता है वो लैंड के साथ ट्रांसफर होता है, ठीक है। जबकि लाइसेंस जो होता है वो ट्रांसफरेबल नहीं होता। दूसरा इसमें डिस्टिंक्शन ये है। तीसरा है रिवोकेबिलिटी। रिवोकेबिलिटी का मतलब क्या कि रिवोक कब किया जा सकता है, खत्म कब किया जा सकता है, ठीक है। तो जनरली इजमेंट में क्या होता है, वो रिवोक नहीं हो सकता, इररिवोकेबल होता है, ठीक है। अगर किसी टर्म और कंडीशन के साथ अगर बनाए गए हो इजमेंट, तब वो अलग बात है। लेकिन 99% केस में क्या होता है, इजमेंटरी जो होता है वो इररिवोकेबल होता है, उसको रिवोक नहीं किया जा सकता, ठीक है। जबकि लाइसेंस जो होता है वो रिवोकेबल होता है। कभी भी जिसको जो ऑनर आपको लाइसेंस पे दिया है उसको जब मर्जी होगा आपसे वो लाइसेंस कैंसिल करके ले लेगा वापस, ठीक है। उसमें भी अगर कुछ कंडीशन के साथ आपने लिया है कि भाई ये इस पीरियड तक रहेगा, तो फिर वो अनरिवोकेबल रहेगा। लेकिन 99% जो लाइसेंस होता है वो रिवोकेबल ही होता है, ठीक है। इसके बाद ड्यूरेशन के आधार पर क्या डिस्टिंक्शन है, तो इजमेंट जो होता है परमानेंट इन नेचर होता है। किसी को एक बार इजमेंट मिल जाता है तो वो परमानेंट रहता है। जबकि लाइसेंस क्या होता है, टेम्पररी पीरियड के लिए होता है। इसमें भी स्पेसिफिक कंडीशंस होते हैं। अगर आपको मतलब लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो आप उसमें कंडीशन लगा लो, ठीक है, वो आपके एग्रीमेंट के हिसाब से रहेगा। लेकिन 99% जो लाइसेंस का नेचर होता है वो टेम्पररी ही होता है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका इजमेंट जो है सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है, इजमेंट राइट के, इजमेंट एक्ट के। और लाइसेंस जो है सेक्शन 52 में एक्सप्लेन किया गया है। इसका एग्जाम्पल है, जैसे इजमेंट में राइट ऑफ वे, आपको जाने आने का रास्ता दिया है, आपके घर में लाइट आए इसका भी आपको अधिकार दिया गया है। तो ये सारी चीजें इजमेंट के अंदर आती हैं। लाइसेंस के अंदर क्या आता है, जैसे मान के चलिए मेरा कोई तालाब है, तो मैं किसी को मछली, एक बार मछली रखने के लिए अधिकार देता हूँ, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। जब उसका मछली बड़ा होगा निकाल के खत्म, फिर मैं किसी और को दे दूंगा लाइसेंस पे। तो किसी को मछली रखने के लिए तालाब में अधिकार देते हैं, ठीक है, या किसी प्राइवेट लैंड पर किसी को ठेला लगाने के लिए देते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरीके से आप उसको लाइसेंस दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19वां सवाल, What are the provision with reference to extinction of easement under section 37 to 48 of easement, ठीक है। है कि किसी भी इजमेंटरी राइट को एक्सटिंक्ट कब किया जा सकता है, एंड कब किया जा सकता है, खत्म कब किया जा सकता है, इसके बारे में सेक्शन 37 से 48 तक में बताया गया है। आप सारे प्रोविजन को अच्छे से एक्सप्लेन करें, ठीक है, ऐसा बताया, पूछ रहा है सवाल। तो प्रोविजन का मतलब यहाँ पे होता है सेक्शन, ठीक है। हर सेक्शन को आप यहाँ पे अच्छे से बताओ कि किस सेक्शन में क्या बताया गया। अगर आपको सेक्शन नहीं याद है तो आप
सिर्फ उसके जो कंटेंट है आप वो याद रखिए। जैसे पहला क्या है, सेक्शन 37 में क्या बताया है, एक्सटिंक्शन किधर, एक्सटिंक्शन बाय डिसोल्यूशन ऑफ द राइट ऑफ द सर्विएंट ओनर। ठीक है, ये बोल रहा है कि आपको मैंने शुरू में बताया था कि जब हम इजमेंट राइट पढ़ते हैं, इजमेंट्री एक्ट पढ़ते हैं, तो उसमें आपको दो तरीके के ओनर के बारे में आपको पता होता है। ठीक है, पहला कौन सा होता है, डोमिनेंट ओनर। ठीक है, जो किसी के प्रॉपर्टी का यूज करने वाला है। ठीक है, और एक होता है सर्विएंट ओनर। सर्विएंट ओनर का मतलब क्या, कि जो अपने प्रॉपर्टी को यूज करने दे रहा है। ठीक है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब सर्विएंट ओनर अपना लैंड किसी को ट्रांसफर कर देता है या ओनरशिप बेच देता है, तो फिर वहां पे उसका इजमेंटरी राइट खत्म हो जाएगा ना। एग्जाम्पल फॉर, मैंने आपको कोई रास्ता दिया चलने के लिए। ठीक है, अब मैं उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं हूं जहां पे मैंने आपको चलने का रास्ता दिया, तो अब जो नया ओनर आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि वो इजमेंटरी राइट वहां से उसको देगा या किसी और तरीके से देगा या किसी और रास्ते से देगा। तो यहाँ पे सेक्शन 37 बोलता है कि जो ओनर, ठीक है, जो अपने लैंड पर किसी को चलने दे रहा है, ठीक है, अगर वो ओनर बदल जाता है या उस ओनर का कोई मालिक और बन जाता है, तो फिर वहां से जो इजमेंट का राइट मिला था किसी को भी, वहां से खत्म हो जाता है। अब जो नए ओनर आएंगे, अगर उसको लगेगा कि मेरे जमीन से चलने देना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो सेक्शन 37 में सर्विएंट ओनर अपने राइट को जब डिसॉल्व कर देता है किसी प्रॉपर्टी से, तो वहां पे भी इजमेंट का जो है कनेक्शन एक्सटिंक्ट हो जाता है। ठीक है, सेक्शन 38 बोलता है एक्सटिंक्शन बाय रिलीज। एक्सटिंक्शन बाय रिलीज का मतलब क्या होता है, जब मान के चलिए मैं हूं डोमिनेंट ओनर, मैं आपके लैंड का यूज कर रहा था, अब मैं सामने से बोल रहा हूं कि भाई मैं आपके इजमेंटरी राइट का जो आपका लैंड था जिसको मैं यूज कर रहा था, अब मैं आज से नहीं करूंगा, मैं छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, मैं कहीं और से जाने का रास्ता बना लिया है। तो वहां पे जो आपके सर्विएंट ऑनर को जो छोड़ रहे हो आप कि भाई मैं अब आपका लैंड यूज नहीं करूंगा, तो इसको बोला जाता है एक्सटिंक्शन बाय रिलीज। यहाँ पे डोमिनेंट ऑनर अपने राइट को रिलीज कर रहा है, छोड़ रहा है कि भाई अब मैं आपका इजमेंटरी राइट यूज नहीं करूंगा। तो ये सेक्शन 38 में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 39, एक्सटिंक्शन बाय रिवोकेशन। एक्सटिंक्शन बाय रिवोकेशन का मतलब क्या होता है, किसी को आपने इजमेंट का परमिशन दिया, ठीक है, ओरली दिया, मुंह से बोल के दिया या एग्रीमेंट के जरिए दिया, कैसे भी दिया। ठीक है, अब सर्विएंट ओनर को लगता है कि मैंने जो परमिशन दिए थे या मैंने जो एग्रीमेंट बनाए थे, ठीक है, अब मुझे वो कैंसिल करना है, मुझे उसको वो राइट नहीं देना है। ठीक है, तो इस तरीके से भी वो रिवोक कर सकता है। ठीक है, जब सर्विएंट ओनर किसी भी तरीके से आपको पावर दिया था या आपको इजमेंटरी राइट दिया था, बाय ओरल दिया था या एग्रीमेंट के जरिए दिया था, तो उनको राइट है कि वो अपने मतलब अपने लैंड के ऊपर आपको न जाने दें, अपने राइट जो भी आपको दिए थे यूज करने के लिए उसको रिवोक कर सकता है। ठीक है, तो एक्सटिंक्शन बाय रिवोकेशन का मतलब है कि जो भी सर्विएंट ओनर होगा, जिसने भी परमिशन दिया होगा, वो परमिशन कैंसिल भी कर सकता है, यही है रिवोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेक्शन 40। सेक्शन 40 में क्या बताया है, एक्सटिंक्शन ऑफ ऑन एक्सपायरेशन ऑफ लिमिटेड पीरियड। ठीक है, अगर किसी को किसी लिमिटेड पीरियड के लिए इजमेंटरी राइट दिया गया होगा और वो इजमेंटरी राइट का जो पीरियड था वो खत्म हो जाए, तो जो सर्विएंट ओनर है वो उसको खत्म कर सकता है, क्योंकि उसका जो लिमिटेड पीरियड था वो एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, या कोई कंडीशन रखा था कि भाई ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तो मैं तुम्हारे जो इजमेंटरी राइट है वो तुम्हारा खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो अगर कोई कंडीशन ऐसा रखा गया था जो फुलफिल हो गया तो भी खत्म हो सकता है, या कोई लिमिटेड पीरियड दिया गया था, अगर वो पीरियड फुलफिल हो जाता है तो भी वो बाय एक्सपायरेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 41 में एक्सटेंशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ नेसेसिटी। ठीक है, जब किसी को बाय नेसेसिटी, ठीक है, इजमेंटरी राइट मिलता है, ठीक है, और वो जो है जो नेसेसिटी थी वो खत्म हो चुकी है, ठीक है, अब उसकी जरूरत नहीं है, तो उसके आधार पर भी आपका जो है इजमेंटरी राइट खत्म हो जाता है। ठीक है, जब जरूरत ही खत्म हो गया तो फिर आपको इजमेंटरी राइट क्यों मिलेगा। ठीक है, तो फिर टर्मिनेशन ऑफ नेसेसिटी अगर होता है तो फिर एक्सटिंक्ट हो जाता है आपके ये इजमेंटरी राइट।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 42 एक्सटिंक्शन ऑफ यूजलेस इजमेंट। ठीक है, कोई ऐसा इजमेंटरी राइट आपको मिला था जो अब उस पर्पज के लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, जैसे किसी काम के लिए आपको दिया गया था, अब वो जो इजमेंटरी राइट था, जो जिस रास्ते से आप जा आ रहे थे, वो इन गया, ठीक है, यूजलेस हो गया, तो वहां से भी आपके इजमेंटरी राइट खत्म हो जाते हैं। जब किसी लैंड पर आपको इजमेंटरी राइट मिलता है और वो लैंड ही यूजलेस हो जाता है, इनकेपेबल हो जाता है, आपको बेनिफिट ही नहीं होगा, आप जा ही नहीं सकते उस साइड से उस साइड, ठीक है, तो वहां पे इजमेंट का जो कनेक्शन होता है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन 43 एक्सटिंक्शन बाय परमानेंट चेंज इन डोमिनेंट हेरिटेज। ठीक है, जो भी बंदा था, ठीक है, जो बंदा मतलब इजमेंटरी राइट को एक्सरसाइज कर रहा था, वो उसका जो नेचर था वो चेंज हो गया। ठीक है, वो मतलब मान के चलिए मैं घर बनाया था और इसलिए मुझे वहां पे इजमेंटरी राइट मिला था। ठीक है, अब मैं वहां पे तालाब बना दिया। ठीक है, तो जो डोमिनेंट हेरिटेज का पर्पज था, जिस पर्पज के लिए मुझे मिला था, उसमें ही हमने चेंजेस कर दिए। पहले घर था इसीलिए मुझे आने जाने का रास्ता दिया था, अब मैं यहाँ पे तालाब बना दिया तो अब मुझे थोड़ी वो आने जाने का रास्ता देगा, नहीं देगा। तो जब डोमिनेंट हेरिटेज के नेचर में परिवर्तन हो जाता है तो वो इजमेंटरी राइट जो है वहां से एक्सटिंक्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेक्शन 44 एक्सटिंक्शन ऑन परमानेंट अल्टरेशन ऑफ सर्विएंट हेरिटेज बाय सुपीरियर फोर्स। ठीक है, कोई सर्विएंट ओनर था जिसने आपको आने जाने का अधिकार दिया था रास्ते पे। ठीक है, भूकंप आया, वो पूरा रास्ता डिस्ट्रॉय हो गया, अब वहां पे आपको इजमेंटरी राइट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सुपीरियर फोर्स, जैसे नेचुरल डिजास्टर आता है, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, अलका पिंड गिर गया, जो भी हुआ, ठीक है, और उससे जो सर्विएंट ओनर था उसके प्रॉपर्टी को अल्टर कर दिया गया। भूकंप आया, उसके प्रॉपर्टी को आधा तोड़ के चला गया, जिधर से वो जाने वाला था इजमेंटरी राइट का, वही डिस्ट्रॉय हो गया, तो अब वहां पे मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी सर्विएंट हेरिटेज, मतलब जो सर्विएंट ओनर है उसके जो प्रॉपर्टी होते हैं वो सर्विएंट हेरिटेज कहलाता है। ठीक है, तो सर्विएंट हेरिटेज में ही अगर कोई बदलाव आ गए, ठीक है, परमानेंटली ऑल्टर हो गया बाय नेचुरल फोर्स, डिजास्टर वगैरह कुछ आ गए तो ऐसी परिस्थिति में फिर आपको जो है वो नहीं मिलेगा, इजमेंटरी राइट खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, एक सेकेंड यार, ज्वाइन करने के चक्कर में ये हो गया। नेक्स्ट है सेक्शन 44 एक्सटिंक्शन ऑन परमानेंट, ये तो हो गया। सेक्शन 45 एक्सटिंक्शन बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ अदर हेरिटेज। ठीक है, तो ये सेक्शन 45 बोलता है कि कोई भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गया कंप्लीटली, चाहे वो डोमिनेंट का हेरिटेज हो, मतलब डोमिनेंट का प्रॉपर्टी हो, या सर्विएंट का प्रॉपर्टी हो। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, बचा ही नहीं, तो वहां पे भी आपके जो ये थे इजमेंटरी राइट वो खत्म हो जाएंगे। तो अभी जैसे मैंने बताया सर्विएंट ओनर का लैंड था, वो भूकंप आया, वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो अब वो थोड़ी क्लेम कर सकता है सामने वाला कि नहीं मुझे वहीं से जाना है। अरे वो जमीन बचा ही नहीं तो तुम जाओगे कहाँ से? समझ रहे हो? तो यहाँ पे सेक्शन 45 में बताया है कि दोनों के प्रॉपर्टी में, चाहे वो सर्विएंट का हेरिटेज हो चाहे डोमिनेंट का हेरिटेज हो, ठीक है, अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है कंप्लीटली तो इजमेंट अपने आप खत्म हो जाता है। सेक्शन 46 बोलता है एक्सटिंक्शन ऑफ यूनिटी ऑफ ओनरशिप। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैं हूँ, ठीक है, और मैं डोमिनेंट ओनर हूँ और मैं किशोर सर के लैंड से आता जाता हूँ, तो किशोर सर का लैंड जो हो गया वो सर्विएंट हेरिटेज हो गया। ठीक है, अब मैं हूँ डोमिनेंट ओनर, किशोर सर के प्रॉपर्टी को खरीद लिया। ठीक है, तो अब किशोर सर के जमीन पर जो मुझे इजमेंट मिला था वो खत्म हो गया ना, क्योंकि मालिक मैं ही हो गया। एक ही मालिक का दो प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उसमें उसको कैसे इजमेंटरी मिलेगा? इजमेंटरी राइट तो किसी थर्ड पार्टी के जमीन पे मिलता है ना। तो जब आप उस प्रॉपर्टी को ओन कर लेते हो, यूनाइट कर लेते हो, ठीक है, तो आपका इजमेंटरी राइट जो होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यही बोलता है सेक्शन 46 एक्सटिंक्शन बाय यूनिटी ऑफ ओनरशिप। दोनों का प्रॉपर्टी, जो दोनों प्रॉपर्टी का ओनरशिप किसी एक बंदे ने ओन कर लिया तो यूनाइट हो गया, यूनाइट जैसे ही होगा तो खत्म हो जाएगा। ठीक है,
सेक्शन 47 बोलता है एक्सटिंक्शन बाय नॉन यूज इंजॉयमेंट। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर आपको इजमेंटरी राइट मिला था और 20 साल तक आप उसका यूज नहीं किए तो आपका इजमेंटरी राइट खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इजमेंटरी राइट कंटिन्यूअसली होता है। ठीक है, आप लगातार किसी लैंड को यूज करते हो तो ये पाया जाता है कि आपको इसका इजमेंटरी राइट मिल सकता है। ठीक है, लेकिन आप 20 साल से उस इजमेंटरी राइट को एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो सेक्शन 47 है वो बोलता है कि आपका इजमेंटरी राइट वहां पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने 20 साल तक उसका यूज नहीं किया तो एक्सटिंक्शन बाय नॉन यूज इंजॉयमेंट के तहत सेक्शन 47 में इंड हो जाएगा आपका इजमेंट। लास्ट है इसमें सेक्शन 48, यहीं तक पूछा था आपसे कि सेक्शन 37 से 48 में क्या प्रोविजन है। तो 48 बोलता है एक्सटिंक्शन ऑफ एक्सेसरी राइट। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई आपको इजमेंटरी राइट मिला था, उसी में जैसे मान के चलिए आपको कहीं से एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि आपको किसी तालाब से पानी निकालने का इजमेंटरी राइट मिला था। ठीक है, बाय कस्टम मिलता है ये राइट। तो अगर किसी तालाब से आपको पानी निकालने का मतलब इजमेंटरी राइट मिला था और आपको पानी निकालने से मना कर दिया गया, मतलब बंद कर दिया गया कि भाई अब ये जो है मतलब तालाब सूख गया है, अब इसमें पानी वानी है नहीं, तो आप लोग मत आइए, मैं भी इसको बंद करके अभी मतलब दूसरा काम करूंगा। ठीक है, जिसका भी प्रॉपर्टी रहा होगा। तो अब यहाँ पे जो आपको उसने पानी निकालने से मना किया, तो यहाँ पे पानी निकालने वाला जो इजमेंटरी राइट था वो खत्म हो गया। करेक्ट, तो वहां तक आने का जो आपको इजमेंटरी राइट मिला था, कहीं से तो चल के आए रहोगे ना, तो वो चल के आने वाला रास्ता जो था ना, उस पे भी इजमेंटरी राइट आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोलता है एक्सेसरी राइट, मतलब किसी एक राइट के साथ जब कोई राइट एसोसिएटेड मिलता है, जैसे पानी निकालने का था तालाब से, तो अब तालाब तक जाने का भी आपको इजमेंटरी राइट ही मिला होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि किसी के घर में घुस के आप चले जाते थे, बराबर। तो जब आपको पानी निकालने का राइट मिला था, इजमेंटरी राइट, और वो जब एक्सटिंक्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो जिस रास्ते को आप एक्सेस करके वहां तक जाते थे उस पर भी आपका इजमेंटरी राइट खत्म हो जाएगा। ये बोलता है सेक्शन 48। ठीक है, तो ये हो गया आपका 19वां सवाल। लास्ट क्वेश्चन है इस इंपॉर्टेंट 30 में 20वां सवाल, डिस्कस एसेंशियल ऑफ लाइसेंस, हु ग्रांट लाइसेंस, एक्सप्लेन राइट्स ऑफ ग्रांटर ऑफ लाइसेंस। ठीक है, तो लाइसेंस क्या होता है सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए। तो किसी व्यक्ति को किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कुछ करने का जब हम अधिकार देते हैं, हम उसको ओनरशिप नहीं देते, हम उसको उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए कुछ स्पेसिफिक पीरियड तक राइट देते हैं। ठीक है, तो वो कहलाता है लाइसेंस। अब लाइसेंस के लिए एसेंशियल क्या है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो एसेंशियल क्या है, सबसे पहला एसेंशियल है कि दो डिस्टिंक्ट पार्टी होना चाहिए। ठीक है, एक लाइसेंसी होना चाहिए और एक लाइसेंसर होना चाहिए, मतलब एक प्रॉपर्टी देनी चाहिए, ठीक है, और एक उसको रिसीव करना चाहिए। ठीक है, मतलब इंजॉयमेंट के लिए। तो ये होता है आपका दो डिस्टिंक्ट पार्टी, ये जरूरी है। अब मेरा ही प्रॉपर्टी है और मैं ही खुद लाइसेंस पे रहूं तो संभव नहीं है ना, अलग अलग तो पार्टी होना चाहिए ना। तो दो पार्टी अलग अलग होने चाहिए, ये मेन एसेंशियल है। दूसरा है ग्रांट ऑफ परमिशन, आपको परमिशन मिलना चाहिए। ठीक है, मेरा कोई लैंड है, अब उस पे आपको ठेला लगाना है, फल वगैरह बेचना है, तो आप मेरे से लाइसेंस लोगे ना कि भाई मुझे फल बेचने की अनुमति दो, मैं आपको हर महीने इतना दूंगा, मुझे 3 महीने के लिए चाहिए। क्योंकि जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी समझाऊं, अभी आप लोगों को पता होगा ये दांडिया होने वाला है, गरबा वगैरह होगा ना दुर्गा पूजा का। ठीक है, तो उसमें देखोगे कि किसी अगर प्राइवेट लैंड पर हो रहा है तो वहां पे फल फ्रूट्स बेचते हैं, आइसक्रीम बेचते हैं। ठीक है, तो उसको लाइसेंस दिया जाता है कि भाई आप यहाँ आके बेचना, स्पेसिफिक पीरियड तक, जब तक मेला रहेगा तब तक उसको लाइसेंस दिया जाता है। ऐसे में हर बंदा आके वहां पे लगा लेगा, ठीक है, तो फिर वो रश हो जाएगा। तो कुछ स्पेसिफाइड पीरियड को, मतलब किसी स्पेशल बंदे को, जो जिनको उनको लगता है कि देना चाहिए, उनको लाइसेंस पे देते हैं और वहां पे सारी दुकानें लगती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला था कि दोनों पार्टी अलग होने चाहिए। दूसरा था कि परमिशन आपको मिलना चाहिए। अगर आप परमिशन नहीं लोगे और मेरे प्रॉपर्टी पे ठेला लगाओगे तो ये तो इलीगल हो गया ना,
समझ रहे हो, इसके लिए उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो परमिशन ग्रांट होना एसेंशियल है आपके लाइसेंस के टर्म में, ठीक है। तीसरा है एक्शन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिस भी प्रॉपर्टी पर आपको अधिकार दिया जा रहा है वो प्रॉपर्टी इमूवेबल होना चाहिए, ठीक है। ये तीसरा कंडीशन है लाइसेंस के लिए। फोर्थ है आपका अनलॉफुल विदाउट परमिशन, अगर आपने विदाउट परमिशन यूज किया, ठीक है, तो ये अनलॉफुल माना जाएगा, ये एक एसेंशियल है। और लास्ट है नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट,